हेलो एवरीवन। मैं परविंदर सिंह शेखावत। आपको सीए का डायरेक्ट टैक्स लो रिवीजन कराऊंगा। मैं आपको थोड़ा बहुत इस सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। सीए में ये ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसमें लोगों को बहुत सारा डर लगता है, हमें इस डर से निकलना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट टैक्स लो अब कुछ दिनों में जैसे जैसे अमेंडमेंट्स आते हैं तो हर एक अटेम्प्ट के बाद में हमें ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ रह गया है, कुछ ना कुछ नया पढ़ना पड़ता है, अमेंडमेंट पढ़ना पड़ता है, तो हमें इसका रिवीजन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। इस सब्जेक्ट के बारे में अपन कुछ पढ़ेंगे। अभी अब मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। सब्जेक्ट का नाम है डायरेक्ट टैक्स लो। पेपर नंबर 7 होता है ये। और अभी यहाँ इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इस सब्जेक्ट में आपको मैं थोड़ा बताता हूँ। ये जो चैप्टर्स हैं ये अपने स्टडी मटेरियल के हिसाब से हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, रेजिडेंशियल स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, इनकम विच डू नॉट करते हुए अपने टोटल चैप्टर जो हैं वो टोटल चैप्टर जो अपन पढ़ने वाले हैं वो 28 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया है। ये जो डिवाइडेशन हुआ है वो स्टडी मटेरियल के हिसाब से हुआ है, जिसमें ये नहीं देखा गया कि कौन सा चैप्टर फ्रेमिंग की प्रॉब्लम्स स्टडी मटेरियल में अधिकतर रही है, तो हम अपन इसके हिसाब से रिविजन्स नहीं करेंगे। अपना रिवीजन जो पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अपन रिवीजन करने वाले हैं, पूरा कोर्स नहीं हो पाएगा, तो कुछ क्लासों में अपने को करना है। ऐसा नहीं है कि अपन बहुत सारी क्लासेस दे पाएँ। तो मैं आपको चाहूँगा कि मई 2017 के लिए जो बच्चे अभी पेपर देने वाले हैं मई 17 में, उनको एक क्विक रिवीजन हो जाए ताकि वो पेपर दें तो उनमें कॉन्फिडेंस आए। तो अपने इसमें मॉडल्स में ये मॉडल्स में बांटा हुआ है। ऐसा पहले स्टडी जो मटेरियल है उसको अपन ने मॉडल 1 में कैपिटल गेन है और डिविडेंड चैप्टर दिया हुआ है और इनकम ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है, क्लबिंग दिया हुआ है। सेकंड मॉडल जो है आपने उसमें पीजीपी हेड को दिया हुआ है। उसके बाद में थर्ड मॉड्यूल्स है, उसमें ऐसे चैप्टर्स को डाला हुआ है जो टैक्सेशन से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, जैसे कि एओपी का टैक्सेशन, बिजनेस ट्रस्ट का एंड यूनिट होल्डर का टैक्सेशन, फर्म का टैक्सेशन, एएमटी, टोंगा टैक्सेशन, एचयूएफ, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और डिविडेंड स्ट्रिपिंग वगैरह और डिडक्शंस वगैरह अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में जो सेकंड अपने पढ़ने वाले हैं उसमें आपको मैं बता देता हूँ, ये है देखिए फोर्थ नंबर मॉड्यूल। इसके अपने असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ेंगे और सर्च एंड सीजर्स, पेनल्टीज, अपील रिविजन्स, अवॉइड ऑफ रिपीटेटिव अपील्स, ये वाले चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं। सैलरी हेड जो होता है वो आईपीसी लेवल तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो बच्चों आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए कि सैलरी हेड अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि अब फाइनल लेवल पे आ चुके हैं तो ये चीज़ को तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सैलरी हेड आता है नॉर्मली। ओके, अपन मॉड्यूल नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। उसमें अपन एडवांस टैक्सेशन और मैंडेटरी एंड पैनल ट्रस्ट वगैरह पढ़ने वाले हैं। सेटलमेंट कमीशन इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको मैं बता देता हूँ जो मैंने इसमें लगाया हुआ भी है। टीडीएस इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें। और अपने नॉन रेजिडेंशियल और फॉरेन कंपनीज का जो टैक्सेशन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ज़्यादातर अभी इसमें कुछ सारे अमेंडमेंट्स आए हुए हैं, तो हमने इस चैप्टर को है वो प्रैक्टिस मैनुअल से भी जो क्वेश्चन है उससे कर लेंगे, ताकि हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाए। नॉन जुडिशियल एरिया के बारे में आपको मैं बताऊंगा। नॉन जुडिशियल एरिया ऐसा एरिया होता है जहाँ से अपना एग्रीमेंट नहीं हुआ होता है। ऐसी कंट्रियाँ जहाँ पर अपने मानते हैं कि वो हमारी टैक्स की चोरी करते हैं, तो उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। आपको नॉर्मली पता होगा इसके बारे में। एक वोडाफोन का केस एंड इफेक्ट्स के बारे में अपने पढ़ेंगे। जो वोडाफोन का केस जो है वो वाकई में पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा है। इस केस के बारे में पढ़ेंगे। पी चिदम्बरम सर ने इसमें अमेंडमेंट किया था और बहुत सारा अपन ने कन्फ्यूजन पढ़ा था, वो अपन पढ़ने वाले हैं इसमें। उसके बाद में अपने सेसी एंड डिफ़ॉल्ट वगैरह और अथराइज रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। और उसके बाद में टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन, ये 2 पेज का है, वो इतना इसमें अपने को ध्यान में नहीं देना है। तो सबसे पहले आज अपनी क्लास शुरू करते हैं, जिसमें आपको बताना चाहूँगा मैं कैपिटल गेन के बारे में। आपको 2 हेड तो मैंने बताई दिए पहले कि जो इनकम फ्रॉम सैलरी है
वो अपने आईपीसी लेवल तक बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए होते हैं, तो उसको अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, जो भी अपन आईपीसी लेवल तक पढ़ चुके हैं। तो मैं भी यही मानूंगा कि आपको अच्छे से आता है, और सी इंस्टीट्यूट भी मानता है कि आपको अच्छे से आता है, क्योंकि वो जो टॉपिक्स हैं वो आईपीसी लेवल तक बहुत ज़्यादा गहराई से आपको समझ में आ गए होते हैं, और आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी उन चैप्टरों को बहुत ध्यान से देखते हैं। तो अपने सी ए फाइनल की पढ़ाई रिवीजन करने वाले और क्विक रिवीजन करने वाले हैं, तो उस चीज़ में अपने को ये ध्यान में ही रखना है कि कौन सा सैलरी एड भी कराओ या वो कराओ, वैसा इंपॉर्टेंस अपने रहती भी नहीं है सी ए फाइनल पेपर में। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की जो सबसे पहली सेक्शन है वो अपने सेक्शन पढ़ेंगे। जो सेक्शन है सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, ये चार्जिंग सेक्शन होती है। इस सेक्शन में लिखा हुआ है, इसमें आपको पढ़ के बताता हूँ। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट इफेक्ट इन द प्रीवियस ईयर shall be chargeable to income tax under the head capital gain in the previous year in which transfer took place। ये अपने को ये बताना चाहता है कि को सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन कैपिटल गेन की अपने को ये बताती है कि कोई भी कैपिटल एसेट्स अगर आप ट्रांसफर करते हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो वो चार्जेबल टू टैक्स होती है अंडर द हेड कैपिटल गेन। किस ईयर में टैक्सेबल होती है? जिस ईयर्स में उसको अपन ट्रांसफर करते हैं। तो कैपिटल गेन का सबसे जरूरी बात ये है कि सेक्शन 45 सेक्शन 1 हमें क्या बताती है, इसको अपने ध्यान में समझना है। एक्सेप्शन बताइए। सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 में कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन का मतलब ये हो गया कि एक्सेप्शन का मतलब ये हो गया है कि ये कैपिटल एसेट्स जिस साल में अपन ट्रांसफर करते हैं उस साल में टैक्सेबल नहीं होकर किसी अदर ईयर में टैक्सेबल होती है। तो इसके अपने कौन कौन सी है एक्सेप्शन? इसके अपने 3 एक्सेप्शन है। 45 सब सेक्शन 1A और सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 45 सेक्शन 5। सेक्शन 45 सेक्शन 1 अपने को बताती है कैपिटल गेन ऑन इंश्योरेंस क्लेम ऑन डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ए कैपिटल एसेट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। कैपिट इंश्योरेंस कोई भी अपनी एसेट्स है वो डैमेज हो गई है, डिस्ट्रक्ट हो गई है, कोई भी एसेट्स अपनी डैमेज और डिस्ट्रक्ट हो गई है, उससे इंश्योरेंस क्लेम अपने को जो मिलता है, वो क्लेम जो अपने को मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, वो कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस ईयर्स में अपने वो कैपिटल गेन वो इंश्योरेंस क्लेम अपने को रिसीव हो। सेक्शन 45 सेक्शन 2 भी अब इसका एक एक्सप्रेशन है जिसमें लिखा हुआ है, पढ़ के बताता हूँ। कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन कन्वर्जन ऑफ ए कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड ऑल्थो ट्रांसफर टेक प्लेस इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन। कैपिटल गेन कौन से साल में टैक्सेबल होगा? जिस साल में उस स्टॉक इन ट्रेड को अपन सोल्ड करेंगे। कहने का मतलब क्या चल रहा है कि मैं आपको समझा देता हूँ इसके बारे में। क्या होता है जैसे अपने कोई स्टॉक अपने कैपिटल एसेट्स है और उस कैपिटल एसेट्स को अपन ने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया है, अपने अपने रेगुलर बिजनेस में डाल दिया है। और रेगुलर बिजनेस में डालने के बाद में क्या होता है, रेगुलर बिजनेस में अपन ने उसको डाल दिया है। अब रेगुलर बिजनेस में डालने के बाद में अपन उस स्टॉक की ट्रेड को जब तक सोल्व नहीं करेंगे, जब तक वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं होता है। तो अपने उस किस साल में टैक्सेबल होगा? जिस साल में उस कैपिटल एसेट्स को जब स्टॉक इन ट्रेड में अपन ने कन्वर्ट कर लिया है और उसके बाद में जब उसको स्टॉक इन ट्रेड को सोल्ड कर दिया है, उस साल में ही कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। ओके। और उसी साल में आपको थोड़ा और बताता हूँ इसके बारे में, जो उसी साल में प्रॉफिट पीजीपी हेड में भी टैक्सेबल होता है, जितना प्रॉफिट का पार्ट होता है। इसके बारे में अपन खुल के आगे पढ़ लेंगे। तो सेक्शन 45 सेक्शन 2 जो है वो भी एक एक्सेप्शन है सेक्शन 45 सेक्शन 1 का। सेक्शन 45(5) के अपन पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 45(5) अपनी कौन सी है कि कोई भी कैपिटल एसेट्स को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया जाता है। कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लिया जाता है गवर्नमेंट। ज़्यादातर अपने हाईवेज के एरिया जो होते हैं या ऐसे एरिया जहाँ पर उन्हें कुछ इंस्टीट्यूशन खड़ी करनी होती है, तो उस एरिया की वो ऐसे जो लैंड्स वगैरह है या कुछ ऐसी एसेट्स उनको वो कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लेती है। और उस एसेट्स को एक्वायर करने पे कैपिटल गेन कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस साल में अपने को कंपल्सरी एक्वायर एसेट्स का जो है फर्स्ट कंपनसेशन जब रिसीव्ड होगा, उस साल में वो कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है और ट्रांसफर माना जाता है। इसकी जो इंडेक्सेशन के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, जो अपन यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। ओके। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट।
डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स के बारे में अपने को बताता हूँ। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स में फाइनेंस एक्ट 2014 में कुछ अमेंडमेंट लाया गया। ये अमेंडमेंट पर्टिकुलर इसलिए लाया गया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर होते थे वो भारत की किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे और वो बहुत ही कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो फॉरेनर होते हैं। उस फॉरेन एक्सचेंज की वजह से उनकी रेटों में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है, और उस फ़र्क को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट में बहुत सारा बर्डन आ गया, और उस चीज़ को अमेंड करने के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अमेंडमेंट लेके आए। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो होते हैं वो कोई भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, और वो जो सिक्योरिटीज़ हेल्ड करके रखते हैं उसको हमेशा अपने को कैपिटल एसेट्स ही ट्रीट करना है। ओके, अब पढ़ के मैं आपको बताता हूँ, और कुछ इसके अपने कैपिटल एसेट्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, और कुछ कैपिटल एसेट्स जो नहीं है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स हैज़ बीन अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2014 एंड एज पर द amendment, securities held by foreign institutional investor will always be treated as capital assets. The assessing officer does not have the power to treat such securities as stock in trade. Okay, accordingly sections 111A and section 112 and section 10 subsection 38 shall apply to financial institution investor on sale of such securities. Okay, ये क्लियर हो चुका है। सेक्शन 10 सेक्शन 38 जो है वो अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल को ट्रांसफर करने से जो कैपिटल का राइज होता है वो एग्जम्प्ट होता है, उसके बारे में बताया गया है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है उन्हीं पे लगता है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है उनकी जो भी सिक्योरिटीज़ वो हेल्ड करके रखेंगे उसको हमारे को कैपिटल से ट्रीट करना है, चाहे वो कितने भी टाइम के लिए रखी क्यों ना। कैपिटल एसेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैपिटल एसेट्स के बारे में बताता हूँ आपको। कैपिटल एसेट्स मीन्स क्या होता है? कोई भी property of any kind held by an assessee whether or not connected with his business or profession. असेसी ने जो भी प्रॉपर्टी अपने हेल्ड करके रखी है, चाहे वो बिजनेस के पर्पज़ के लिए बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड है या नहीं है, वो कैपिटल एसेट्स मानी जाती है। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स विच हैज़ इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड सेबी। ये अपन पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, ये वाला पॉइंट वापस रिकवर किया। तो अपने कैपिटल एसेट्स मीन्स क्या होता है? कैपिटल एसेट्स का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी, कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या होता है? को असेसी के बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, असेसी के बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी वो अगर हेल्ड करके रखता है। और दूसरा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर द्वारा जो भी सिक्योरिटीज हेल्ड करके रखी जाती है जो कि सेबी के रूल और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है, तो उन्हें अपने क्या मानना है? कैपिटल एसेट्स मानना है। तो सीधी सी बात होगी, 2 पॉइंट है, फिर हम याद करके रखना अपने को। पहला पॉइंट क्या हो गया कि असेसी जो भी प्रॉपर्टी हेल्ड करके रखता है जो बिजनेस से या उसके प्रोफेशन से रिलेटेड है या नहीं है। और सेकंड नंबर पॉइंट क्या हो गया? सेकंड पॉइंट हो गया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है वो कोई भी सिक्योरिटीज हेल्ड करके रखता है और जो सेबी के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट की गई है, तो उसे अपने कैपिटल एसेट्स मानना है। उसके बाद दूसरा आगे पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वो अपना बट डज नॉट इंक्लूड। अब कैपिटल एसेट्स में ये दोनों चीज़ इंक्लूड है। अब कुछ जो है अपने को बताया हुआ है कि वो एक्सक्लूड है। क्या क्या एक्सक्लूड है वो देख लीजिए। एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई भी स्टॉक इन ट्रेड अपन ने रखा हुआ है, कोई कंज्यूमेबल स्टोर रखा हुआ है, कोई रॉ मटेरियल अपने रखा हुआ है अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, उसको कभी भी कैपिटल एसेट्स नहीं मानते। नॉर्मली अब सबको पता होता है। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन। पर्सनल इफेक्ट्स दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपीयर्स और फर्नीचर्स हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द असेसी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंड ऑन हिम बट एक्सक्लूड। कोई भी पर्सनल इफेक्ट्स होते हैं जो मूवेबल हो, जिसमें वेयरिंग अपील्स मतलब जो खाने पीने के जो बर्तन्स वगैरह हैं और जो फर्नीचर्स वगैरह घर में होते हैं, उन्हें कैपिटल एसेट्स नहीं माने जाते हैं। जिनको असेसी या उसके फैमिली के मेंबर्स जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनके द्वारा पर्सनल यूज़ के लिए अगर हेल्ड किया हुआ है तो उसे अपने क्या मानते हैं? कैपिटल एसेट्स नहीं मानते।
बट अगर ये अपन जो 6 आइटम्स हैं ये अगर पर्सनल यूज़ के लिए भी रखता है तो अपने को कैपिटल एसेट्स ट्रीट करना है। क्या क्या है? कोई ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट। क्या क्या पॉइंट हैं? पर्सनल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया अपन ने। पर्सनल इफेक्ट्स दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपीयर्स और फर्नीचर्स हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय असेसी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंड अपॉन हिम बट एक्सक्लूड। क्या क्या है? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये जो आपके सामने 6 आइटम मैंने आपको गिनाए, इन 6 आइटम को कैपिटल एसेट्स ट्रीट किया जाता है। ओके, अपन नोट पढ़ते हैं। नोट में दिया हुआ है सिल्वर यूटेंसिल्स कंस्टिट्यूट पर्सनल इफेक्ट्स एंड नॉट कैपिटल गेन विल अराइज ऑन हिज सेल ऑफ सिल्वर यूटेंसिल। सिल्वर यूटेंसिल्स हैं उनको अपने पर्सनल इफेक्ट्स मानते हैं, उनको अगर सेल करने पर किसी प्रकार का कैपिटल गेन अराइज नहीं होता है। ओके, लेकिन गोल्ड बार्स हैं, सोवर्जनीस है, एक्सेट्राज हैं, मतलब कहने का मतलब है कि पूजा की थालीज वगैरह हैं, पूजा का सामान वगैरह भी अपन गोल्ड का रखते हैं। गोल्ड के अगर वेयरिंग अपील्स वगैरह होते हैं, खाने के बर्तन वगैरह होते हैं, उन सब को अपने क्या मानते हैं? कैपिटल एसेट्स मानते हैं, क्योंकि नॉर्मली अपने देखा है कि बस सोने के बर्तनों में कोई भी खाना नहीं खाता है नॉर्मली। एक साइंटिफिक फैक्ट्स भी है कि सोने के बर्तन में खाना खाया भी नहीं जाता है। ओके, तो अपने सेकेंड नंबर पॉइंट जो वापस पढ़ लेता हूँ। सेल ऑफ गोल्ड्स, बार्स, sovereigns etc is used for puja attract capital gain and sell since these are not personal effects, ये personal effects नहीं होते हैं। नोट नंबर 3, gold utensils are not personal effects and are capital assets। गोल्ड यूटेंसिल्स होते हैं वो अपने पर्सनल इफेक्ट्स नहीं माने जाते हैं, उन पे कैपिटल गेन जो होता है वो अराइज होता है और उन्हें कैपिटल एसेट्स माना जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट पढ़ने वाला हूँ, उसमें क्या है? अपने थर्ड नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट क्या हो गया अपना? रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। रूरल एग्रीकल्चर लैंड मीन्स क्या होता है? एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एक्सेप्ट द फॉलोइंग एग्रीकल्चर लैंड। पहली बात, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है जो इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड, ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जो इंडिया में सिचुएटेड है, वो कैपिटल एसेट्स नहीं होती है। लेकिन एक्सेप्ट द फॉलोइंग एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ एक्सेप्ट का मतलब है कि ये जो है वो कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, पहला पॉइंट। इन एनी एरिया विद इन द जुडिशन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी, in the area of within the jurisdiction of municipality whether known as a municipality, municipal corporations, notified area committee, town committee or by any other name or a cantonment board and which has a population of more than 10,000। एग्रीकल्चर लैंड जो इंडिया में सिचुएटेड है, और पहले उसमें ये पॉइंट दिया हुआ है कि कौन से एरिया में सिचुएटेड है, जो किसी म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में, जिसको अपन म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन कमेटी और यदि एनी अदर नेम से, या कंटेनमेंट बोर्ड, और जिसकी पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज़्यादा। तो ऐसे एरिया को अपन क्या बोलेंगे? ऐसा एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स माना जाता है। ओके, सेकेंड में पॉइंट पढ़ते हैं। मेजर्स एयर अलाई, शॉर्टेस्ट एयर अलाई डिस्टेंस। ये शॉर्टेज जो एयर अलाई डिस्टेंस है वो पहले जो है वो अपने बाई रोड देखा जाता था, अब जो है वो एयर अलाई, मतलब कोई भी है वो बर्ड्स वगैरह है अगर उड़ के किसी एरिया पे जाता है, उस एरिया को मतलब एक शॉर्टेस्ट एरिया को ही अपने डिस्टेंस के रूप में देखते हैं कि एक म्यूनसिपल या कंटेनमेंट बोर्ड की जो कंटेनमेंट का जो एरिया है वहाँ से 10 किलोमीटर, वहाँ से 2 किलोमीटर, वहाँ से 6 किलोमीटर और वहाँ से 8 किलोमीटर का जो एरिया है वो क्या माना जाता है? कैपिटल एसेट्स। उस एरिया के अंदर कोई भी कैपिटल एसेट अपने होती है, कोई भी एसेट्स होती है, वो कैपिटल एसेट्स मानी जाती है अगर वो उसकी डेफिनेशंस में कवर होती है। ओके, पढ़ते हैं। अप टू 2 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्यूनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड एंड विच हैज ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10,000 बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। सीधी सी बात अपने को क्या बता रहा है कि शॉर्टेस्ट एरिया में, मेजर्ड एयर लाइन शॉर्टेस्ट एरिया डिस्टेंस पे बता रहा है
कि अगर किसी म्यूनसिपैलिटी की और कंटेनमेंट बोर्ड की है, वो अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 1 लाख तक है, तो 2 किलोमीटर का जो एरिया होगा उस म्यूनसिपैलिटी और कंटेनमेंट से, वो क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट मानी जाएगी। सीधा अपने को ये बताना जा रहा है, तो अपने को उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए अपने को इसको सोल्व करना है। सेकंड में बता रहा है कि अप टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्यूनसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड एंड विच हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, और up to 8 kilometer from the local limit of any municipality or cantonment board and which has a population of more than 10 lakh। दोनों पॉइंट को एक साथ बता देता हूँ अभी, ठीक है? सारे पॉइंट को एक साथ कवर कर देते हैं। 2 किलोमीटर का एरिया कौन सा लेंगे? जिस म्यूनसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 1 लाख तक है, तो 2 किलोमीटर के एरिया को क्या माना जाएगा? एरिया की जो कैपिटल एसेट्स होगी उसको क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। दूसरा पॉइंट कि जिसकी पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख तक है, तो उस केस में क्या बोला है कि 6 किलोमीटर्स का जो एरिया होगा म्यूनसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड से, उसको उसमें जो एसेट्स, उसमें जो भी एसेट्स होगी उसे अपने क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। किसी म्यूनसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड है जिसकी पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा है, तो 8 किलोमीटर तक की जो भी एग्रीकल्चर लैंड होगी उसे अपने को क्या मानना है? कैपिटल एसेट्स मानना है। ओके, तो अपने सारा कुछ रिकवर हो गया। एक बार अपने फटाफट उसको रिवाइज करेंगे, पहले एक बार दोहरा लेते हैं। डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड स्ट्रेट लाइन एज अ बर्ड फ्लाइज and not by road method and which was used by court in various decisions। ये मैंने पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि अपने को जो डिस्टेंस जो है अपने को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अपन जो है बर्ड फ्लाइज, मतलब एक बर्ड्स हैं वो उड़कर कितनी देर में वहाँ तक पहुँच जाएगा, एक शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू उसको अपने को गौर करना है। बाय रोड जो मेथड है वो कोर्ट के वेरियस डिसीजन में काम में आती है, जिसको अपन यहाँ पे ध्यान में नहीं रखेंगे। ओके, लास्ट पॉइंट पढ़ देता हूँ। Gold deposit bond issued under the gold deposit scheme 1999 notified by the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स जो इशूड किए हुए हैं गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में, उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसे अपन कैपिटल एसेट्स नहीं मानते। ओके, तो फटाफट अपने इसको रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने ने पढ़ा था सेक्शन 45 सेक्शन 1, जिसमें चार्जिंग सेक्शन नाम था। चार्जिंग सेक्शन के बारे में, चार्जिंग सेक्शन में क्या लिखा हुआ था? चार्जिंग सेक्शन में लिखा हुआ था कि कोई भी कैपिटल एसेट्स जो प्रीवियस ईयर्स में अपन ने कोई भी कैपिटल एसेट्स जिसको प्रीवियस ईयर्स में अपन ने ट्रांसफर किया है और उसको ट्रांसफर करने से जो कैपिटल गेन राइज हुआ है वो प्रीवियस ईयर्स में ही टैक्सेबल होएगा। ओके, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन दे रखे थे सेक्शन 45 सेक्शन 1 के। उसमें क्या दिया हुआ था? सेक्शन 45 सेक्शन 1 ने दिया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी एसेट्स है वो डिस्ट्रॉय और डैमेज्ड हो गई है और उससे जो इंश्योरेंस क्लेम अपने को मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, वो किस साल में अपने टैक्सेबल होएगा, जिस साल में अपने वो इंश्योरेंस क्लेम अपने को रिसीव होगा। दूसरा दिया सेक्शन 45 सेक्शन 2, उसमें दिया हुआ कि कोई भी कैपिटल एसेट्स है उसको स्टॉक इन ट्रेड में अपन ने कन्वर्ट कर लिया और स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर लिया है, तो कौन से साल में वो कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा? जिस साल में इस स्टॉक इन ट्रेड को अपन सोल्ड करेंगे उस साल में कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। सेक्शन 45 सेक्शन 5 में अपन ने क्या पढ़ा कि कोई भी कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है किसी कैपिटल एसेट्स का, तो उस केस में फर्स्ट कंपल्सन जिस साल में अपने को मिलेगा उस साल में अपने को क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट माना जाएगा और कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन 2 सेक्शन 14 में पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट में अपन ने क्या पढ़ा था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो भी सिक्योरिटीज हेल्ड करके रखते हैं उसको अपन क्या मानना है? कैपिटल एसेट्स मानना है। असेसिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ किसी भी क्या है अपने उसके पास पावर नहीं है कि वो सिक्योरिटीज को ट्रेड माने। ओके, कैपिटल एसेट्स का मतलब अपने कैपिटल एसेट्स के मीन्स में दो बातें पढ़ी अपन ने। कैपिटल एसेट्स के मीन्स में पहला पढ़ा कि कोई भी असेसी जो भी प्रॉपर्टी हेल्ड करके रखता है जो बिजनेस पर्पज के लिए है या प्रोफेशन या उसके बिजनेस पर्पज के लिए कनेक्टेड है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। कैपिटल एसेट्स होल्ड करके रखता है, एसेट्स होल्ड करके रखता है तो उसकी कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट पता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है वो जो भी सिक्योरिटीज हेल्ड के रखते हैं सेबी के रेगुलेशन
रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो उसे भी कैपिटल एसेट्स मानना है। लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, तो पहला अपन ने पढ़ा था कि कोई भी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स जो बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पज के लिए रखे हुए हैं उनको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद अपन ने सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ा था अपन ने, कोई भी पर्सनल इफेक्ट्स वगैरह होते हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अपन, जिसमें वेयरिंग अपील्स और फर्नीचर जो शामिल हैं, उनको अपन क्या मानना है, उनको कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है। उसके अंदर बताया कि ये जो अपने 6 आइटम पढ़े इनको कैपिटल एसेट्स मानते हैं, पर्सनल इफेक्ट्स में नहीं माना जाता है। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, इस पर अपने नोट बताया। पहला नोट क्या बताया कि सिल्वर यूटेंसिल्स जो होते हैं उनको पर्सनल इफेक्ट माना जाता है और उन पर कोई सिल्वर यूटेंसिल्स को ट्रांसफर करने में कैपिटल गेन राइज नहीं होता है। सेकंड में अपन ने पढ़ा था कि भाई कोई भी कोई भी गोल्ड्स हैं, सवरनीज या पूजा पूजा की जो सामग्रीज वगैरह होती हैं उनको अगर ट्रांसफर करने जो कैपिटलाइज होता है उसको पर्सनल इफेक्ट्स नहीं माना जाता है। और जो गोल्ड्स यूटेंसिल्स जो होते हैं उनको पर्सनल इफेक्ट नहीं मानते हैं और कैपिटलाइज ट्रीट किया जाता है। तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड, जिसमें पढ़ा था कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या होता है, जो इंडिया में सिचुएटेड होती है। ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती है, उसमें अपने एक्सेप्ट ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ इसको अपने कैपिटलाइज मानते हैं। एग्रीकल्चर लैंड जो इंडिया में सिचुएटेड है और जिसकी म्यूनसिपलिटी और कंटेंट जिस म्यूनसिपलिटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस और नोटिफाइड एरिया टाउन कमेटी या फिर कंटेनमेंट बोर्ड है और जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, उस एरिया 10,000 से ज़्यादा है और वहाँ पे जो भी लैंड एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है उसको अपन क्या मानेंगे, कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। मेजर्ड एरिया अपने मेजर शॉर्टेज डिस्टेंस अपन लेंगे, वो कैसे लेते हैं कि अगर जिस एरिया की जिस कंटेनमेंट बोर्ड और म्यूनसिपलिटी की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 1 लाख तक है, तो 2 किलोमीटर के एरिया तक की जो भी लैंड सिचुएटेड होगी उसे अपन कैपिटल एसेट्स मानेंगे। उसकी अगर म्यूनसिपलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड की जो पॉपुलेशन है वो अगर 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख तक है, तो उसकी उस डिस्टेंस से 6 किलोमीटर तक एरिया में जो भी लैंड सिचुएट होगी उसको क्या मानेंगे, कैपिटल एसेट्स ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद अपने को बताया कि भाई अगर तीसरा पॉइंट अपने क्या पढ़ा था कि जो कंटेनमेंट बोर्ड और म्यूनसिपलिटी की पॉपुलेशन है उसे अगर पॉपुलेशन है वो अगर 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा है तो 8 किलोमीटर का जो भी एरिया में जो भी लैंड सिचुएट होगी उसको क्या माना जाएगा, अपने कैपिटल एसेट ट्रीट करेंगे। उसके बाद आपने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस एरिया जो है वो बर्ड फ्लाइज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अब रोड मेथड के हिसाब से कैलकुलेट नहीं किया जाता है, जो वेरियस कोर्ट वगैरह रीजन के लिए काम में लेती है। लास्ट अपन ने पढ़ा था कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड किए जाते हैं उनको भी कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं किया जाता है। ओके, अपने फटाफट रिवाइज किया, इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपने टॉपिक में अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं आज का। फाइनेंस 2012 हैज़ एडेड द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन टू सेक्शंस 2 सबसेक्शन 14 एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में फाइनेंस 2012 में पी चिदम्बरम साहब ने कुछ अमेंडमेंट लेके आए थे। वो अमेंडमेंट ये था, वो वोडाफोन के केस में ही था, मेन पर्पज़ अपना वोडाफोन का ही था। वोडाफोन के केस में हुआ क्या था वो नॉर्मली आपको सबको पता है, फिर बताता हूँ थोड़ा बहुत। वोडाफोन के केस में था कि एक हसन हांगकांग नाम की एक कंपनी थी जो सीजीपी मॉरिशस जो है, ये हसन हांगकांग जो है वो हांगकांग की कंपनी थी जो एक सीजीपी मॉरिशस की कंपनी थी, उस पर 100% कंट्रोल 100% शेयर्स होल्ड करके रख रही थी। उस सीजीपी मॉरिशस का हसन हिसार इंडिया में 67% शेयर होल्डिंग थी और हसन हांगकांग के पास हसन हिसार इंडिया के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट उसके पास था, मैनेजमेंट कंट्रोल करने का राइट था, ब्रांड नेम हसन इंडिया पे उसका यूज़ करने का राइट था और नॉन कम्पीट एग्रीमेंट हुआ था। अब हसन हांगकांग ने सीजीपी मॉरिशस के जो शेयर्स थे जिसके ऊपर उसके 100% कंट्रोलिंग थी उसको उसने ट्रांसफ़र कर दिया वोडाफोन नीदरलैंड को, और ये जो सारा काम जो भी हुआ था वो आउटसाइड इंडिया हुआ था और इसकी वजह से इंडिया के अंदर पूरा जो है माहौल चेंज हो गया था और इसकी वजह से टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया था। पी चिदम्बरम साहब ने ये बोला था कि उस टाइम पे ये बोला गया कि ये सारा का सारा जो है वो इंडिया की जो एसेट्स है, इंडिया की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इफेक्ट किया है, इसलिए उसे कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आएगा। उसके ऊपर एक केस हुआ और केस की जो डिस्क्रिप्शंस में मैंने आपको बता दिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या है, पढ़ के बताता हूँ। हसन हांगकांग
sold 100% share of CGP Mauritius. CGP Mauritius holds 67% share of Hassan Ishar India. Hassan Hong Kong has a right to appoint director of Hassan Ishar India and has right of management and control and right to use brand name of Hassan in India and non-compete agreement. And Hassan Hong Kong sold share of CGP Mauritius to Vodafone Netherlands outside India. और ये सारा का सारा जो भी काम हुआ था वो आउटसाइड इंडिया ही हुआ गया था. अब therefore capital gain shall include the right of Hassan Hong Kong in India company, that is Hassan Ishar Limited, including right of management and control, and that is right to appoint director, right to use Hassan brand in India and non-compete agreement. Therefore Hassan Hong Kong has transferred to Vodafone a capital assets in India, and being right in India company include right of management and control. इस ट्रांसफ़र से जो इंडिया की जो हसन इसार ग्रुप है उसकी कंट्रोलिंग चेंज हो गई, उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी ट्रांसफ़र हो गया. डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर भी, राइट्स है, वो भी वोडाफोन के पास चली गए. तो इसके लिए फाइनेंस एक्ट 2012 में कुछ अमेंडमेंट लाया गया. वो अमेंडमेंट क्या था वो अपन पढ़ लेते हैं. फाइनेंस एक्ट 2012 हैज़ एडेड the following explanation to sections 2 subsection 14, that is the definition of capital assets. Property include any right in an Indian company, includes right of management or control or any other right whatsoever. प्रॉपर्टी में अपने क्या क्या इंक्लूड करेंगे. अपन ने सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स पढ़ी थी, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि कोई भी प्रॉपर्टीज है वो अगर अपन होल्ड करके रखते हैं, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है, उसे अपन कैपिटल एसेट्स मानते हैं. तो वो भी यहाँ पे बोल रहा है कि उस प्रॉपर्टी में इंडियन कंपनी के जो राइट्स हैं वो भी इंक्लूड है. लेकिन साथ में इसमें क्या बोला है कि राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर राइट्स व्हाटसोएवर, कोई भी किसी भी प्रकार का राइट्स पे अपन होल्ड करके रखते हैं, सोचे अपन क्या मानना है, कैपिटल एसेट्स माना जाएगा. तो इसमें थोड़ा सा आपको बताना था इसके बारे में. ये पुराना वैसे अमेंडमेंट है, नया अमेंडमेंट तो कुछ है नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया. सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में अपने 2 सबसेक्शन 47 डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर के बारे में बोलता है. ट्रांसफर के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं. जैसे नॉर्मली अपन क्या इंक्लूड करते हैं, सेल कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, एसेट्स के ऊपर अपना राइट छोड़ देते हैं, रिलिक्विशमेंट्स को बोलते हैं, और एग्जीक्यूशमेंट ऑफ एनी राइट ऑफ देयर, अपने राइट्स को अपन ने त्याग भी दिया है तो उसको भी, किसी अपने पास में कोई राइट्स थे और उसको अपन ने त्याग दिया तो उसको भी अपन ट्रांसफर मानते हैं कैपिटल एसेट्स में. किसी लॉ के अकॉर्डिंग अगर कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया गया तो उससे भी ट्रांसफर माना जाता है. उसके बाद में अपन ने अगर कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया तो कन्वर्जन की वजह से तो उसे भी कैपिटल एसेट्स के राइट को उसे भी ट्रांसफर माना जाता है. किसी इनो प्रॉपर्टी पर कोई भी ट्रांजेक्शन्स हुआ, किसी कैपिटल एसेट्स, किसी इनो प्रॉपर्टी को अपन ने ट्रांसफ़र किया और इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया, लेकिन अभी तक वो जो कैपिटल एसेट्स है वो ट्रांसफरी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं हुई है, फिर भी अगर वो उसके पोजेशंस में है तो उसे अपन ट्रांसफर मान लेते हैं, क्योंकि सारी पार्ट परफॉर्मेंस अभी तक कंप्लीट नहीं है, फिर भी उसे अपन क्या मानते हैं, ट्रांसफर मान लेते हैं. अगला कि कोई भी सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं, कंपनीज हैं, सोसाइटीज़ हैं, एओपी वगैरह होती हैं, उसके अंदर बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं, उनमें बहुत सारी बिल्डिंगें बनी होती हैं. उन बिल्डिंगों में मेंबर्स जो होते हैं वो अपने अपने मेंबर्स जो होते हैं उनको क्वार्टर्स वगैरह अलॉट किए जाते हैं, और उनमें क्वार्टरों में उन जो मेंबर्स होते हैं, उनके क्वार्टर के जो ओनर होते हैं, उन्हीं के पास उनका राइट होता है. तो ऐसा कुछ भी है तो इनो प्रॉपर्टी जिसके पास जो उस प्रॉपर्टी को परमानेंटली इंजॉयमेंट कर रहा है वो उसकी मानी जाती है. और जीरो कूपन बॉन्ड को अपन अगर मैच्योरिटी हो जाए और रिडम्पशन हो जाए तो उसको अपन क्या मानते हैं, ट्रांसफ़र माना जाता है. ये अपन ने पढ़ लिया. फाइनेंस से तो 12 में कुछ अमेंडमेंट आया था, वो अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफ़र में क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि कोई भी डिस्पोजिंग ऑफ और पार्टिंग विथ एन एसेट्स और एनी इंटरेस्ट देयर इन or creating any interest in any assets directly or indirectly by way of any agreement, whether entering into in India or outside India or otherwise, notwithstanding that such transfer of right is flowing from the transfer of share of a company incorporated outside India. ये हसन इसार
और वोडाफोन वाले केस में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जो भी एसेट्स थी, जो भी उसके इंटरेस्ट थे, जो भी उसकी राइट्स थे, जो भी उसका एग्रीमेंट हुआ था, वो सारा कुछ उसके अंतर्गत जो भी एसेट्स वगैरह थी, जो भी प्रॉपर्टीज थी, जो भी उसके थे, वो विद इन इंडिया थे, लेकिन जो उसके कंपनी पे जो राइट्स थे वो आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर हो गए। तो उसे भी मतलब शेयर ट्रांसफर को भी अपने क्या मानेंगे, ट्रांसफर माना जाएगा, और उसमें भी अपन कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आते हैं। ये वाला केस ही है। सर्टेन इश्यूज के बारे में अपने कल पढ़ेंगे। चलो थोड़ा बहुत और कर लेते हैं, आज थोड़ा वो टॉपिक रह जाएगा फिर कल। सर्टेन इश्यूज जो अपन ने इसके बारे में, ये से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, वैसे पढ़ाता हूँ आपको। अनारकली साराभाई का केस है, जिसके अंदर आगे आएगा ये टॉपिक, थोड़ा बताता हूँ। अनारकली साराभाई सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, जिसमें लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उनको ट्रांसफर करने से जो कैपिटल गेन राइज होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के हैंड में कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। फाइनेंस एक्ट 2013 में 13 में अमेंडमेंट आया, और उसमें बोला गया कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स का अगर कंपनी रिडेम्पशन करती है तो उस केस में सेक्शन 115 QA अप्लीकेबल होगी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A सेक्शन 34A है वो अप्लाई नहीं होगी अगर अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर के केस में। तो कंपनी विल पे, और उस केस में कंपनी को फिर क्या देना पड़ेगा, फाइनेंस एक्ट 2013, इफ ए कंपनी रिडीम्स अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर देन सेक्शन 115 QA एंड सेक्शन 1034 शेल अप्लाई। ओके, सेक्शन 1034 शेल अप्लाई होएगी। तो कंपनी विल पे, कंपनी को 20% प्लस 12% प्लस 3% टैक्स है वो अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम जो 115 QA में देनी पड़ती है अपने जो होल्डर्स हैं, प्रेफरेंशियल होल्डर, उनको उसके ऊपर देनी पड़ेगी। और 1034A में, 1034 में प्रेफरेंशियल होल्डर हैं, उनके हैंड में वो एग्जम्प्ट होएगा अगर वो अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर है तो। दूसरा पॉइंट, CR सुब्रमण्यम का केस है, इसमें दिया हुआ कि लैंड और बिल्डिंग है, वो अगर लैंड एंड बिल्डिंग हैव टू बी कंसिडर्ड सेपरेटली फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग दोनों को अपने पीरियड ऑफ होल्डिंग कंप्यूट करने के लिए अलग अलग अपने सेपरेटली अपन कंप्यूट करेंगे उनकी होल्डिंग को। उसके बाद होता है कि अपन ने अगर लैंड और बिल्डिंग को कंपोजिट एक साथ सेल किया है तो उस केस में अपने को कैपिटल गेन निकालने के लिए अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है। तो उस केस में जैसे कि नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने दिया है कि अगर अपने जो लैंड है उसको 36 महीने से ज़्यादा अपन ने होल्ड करके रखा है और जो बिल्डिंग है उसको 36 महीने से 36 मंथ से अपन ने कम अपने होल्ड करके रखा है, तो उस केस में जो लैंड और बिल्डिंग है वो अपनी क्या मानी जाएगी, लॉन्ग टर्म एसेट्स माने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उस पर। और जो 36 मंथ से कम अपने होल्ड करके रखी है उसमें केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होएगा, तो उस केस को अपने को कंसिडर करना है। ठीक है, उसके बाद में कंपनसेशन पेड फॉर इवेक्शन ऑफ हटमैन डिविलियर्स फ्रॉम लैंड विच इज सोल्ड वुड बी अलाउड एज ए कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो झुग्गी झोपड़ियाँ आपने खाली करवाते हैं, उन झुग्गी झोपड़ियों को खाली कराने पर खाली कराने पे जो खाली कराते हैं तो उसको उस एसेट्स की कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मानी जाती है। ओरिएंट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट के केस में था कि अगर एक कंपनी के शेयर के बदले दूसरी कंपनी का शेयर्स अपने को दिया जाता है तो उस शेयर्स को ट्रांसफर माना जाता है, और अगर कैपिटल गेन राइज होता है, अगर वो कैपिटल एसेट्स है तो कैपिटल गेन माना जाएगा, अगर उसके एज उसने एसेट्स के रूप में ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन राइज होगा, अगर उसको स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखा हुआ है तो अपने बिजनेस इनकम मानी जाएगी। लास्ट वन, कॉस्ट इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग ऑफ एनिमल इंक्लूड है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड एन एनिमल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विल बी ट्रीटेड एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफशोरिंग ऑफ एनिमल्स की ट्रेनिंग के दौरान जो भी अपने खर्चा लगता है उसको अपन क्या मानते हैं, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माना जाता है। और एनिमल्स है उसकी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी अपने एक्सपेंडिचर इंटर होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग जो एनिमल्स होते हैं, जो आने वाला जो बच्चा होता है उसकी क्या मानते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाती है। ओके गाइस, आपको कैसा लगा इस
कैसा लगा मेरा रिवीजन, इसके बारे में आप मुझे अपने व्यूज़ जो भी हैं वो अपने मुझे कमेंट्स के रूप में बता सकते हैं। मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपने एजुकेशंस में, अपनी टीचिंग स्टाइल में, तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस व्यूज़ को अब जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।